नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने वाले लोगों की, इस वायरस से मरने वालों की जो फिगर्स आई हैं, उनसे फिर साबित हो गया कि तबलीगी जमात ने दिल्ली में जो मजमा लगाया था उसने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। आप फिगर सुनेंगे, हैरान रह जाएंगे। दिल्ली में आज 20 में से 10 कोरोना के पेशेंट तबलीगी जमात के निकले। यूपी में 27 में से 21। सोचिए, सहारनपुर में कोरोना के कुल 14 मरीज आज मिले और ये सब के सब तबलीगी हैं। शामली में कुल 13 कोरोना पॉजिटिव केस मिले, सब के सब तबलीगी जमात से हैं। तमिलनाडु में आज कोरोना के 50 नए मामले सामने आए, इनमें से 48 जमात से जुड़े हैं। तमिलनाडु में कोरोना के 621 टोटल केसेस हैं। कुल 621 केसेस हैं, जिनमें से 570 मरीज तबलीगी जमात के हैं। इसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि तबलीगी जमात का कोई कसूर नहीं। ये लोग तबलीगी जमात की हरकतों को डिफेंड करते करते मीडिया पर हमला करने में लग गए। आज मैंने ऐसे लोगों को चेतावनी दी है। न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन की तरफ से, सारे टीवी चैनल्स की तरफ से मैंने ऐसे लोगों से कहा कि जमात ने जो लापरवाही की, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हर रोज हो रहा है, उसे कंडम करने के बजाय, उसकी निंदा करने के बजाय ये लोग रिपोर्टर्स और एंकर्स को निशाना बना रहे हैं, जो ठीक नहीं है। जो लोग जान पर खेलकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, उन पर हमला करने में लगे ये लोग ये नहीं समझते कि टीवी चैनल्स सबको अवेलेबल है, इनके लिए भी है। मैंने इनसे कहा कि आप भी सामने आइए और बताइए कि तबलीगी जमात ने जो किया उस पर आपका स्टैंड क्या है। आज जो फिगर्स मैंने बताई, उसके बाद भी आप सर्टिफिकेट देंगे। जिस दिन तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद ने कहा था कि सबको हुकूमत की बात माननी चाहिए, जिस दिन मौलाना साद ने कहा था कि सबको डॉक्टर्स की बात माननी चाहिए, इलाज कराना चाहिए, उस दिन मुझे लगा था कि जो लापरवाही हुई, जो गलती हुई, उसका एहसास उन्हें हो गया। इसलिए अब आगे की बात सोचनी चाहिए। लेकिन आज जो खबरें आई, उससे एक बार फिर साबित हुआ कि तबलीगी जमात के लोग अभी भी मस्जिदों में छुपे हुए हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है। 50,000 लोग को मस्जिदों से निकाला जा चुका है और मालूम नहीं कितने लोग अभी हैं। और जो लोग इस खतरे को नहीं समझ रहे, उन्हें एक बार स्पेन से आई तस्वीरें देखनी चाहिए। उन्हें इटली का हाल देखना चाहिए। कैसी बेबसी है, कैसी तकलीफ है। मैं बार बार रोज कहता हूं कि किसी मजहब की लड़ाई नहीं है, ये किसी एक पंथ की लड़ाई नहीं है, किसी का तबलीगी जमात से कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई न किसी कौम की है, न किसी एक मुल्क की है। ये मुसीबत पूरी दुनिया पर है। सब मुल्कों को लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है। सब जगह लोग घरों में बंद हैं। बड़े बड़े मुल्क कोरोना के वैक्सीन और एंटीडोट ढूंढने में लगे हैं। सब जानते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। एक ही रास्ता है, सोशल डिस्टेंसिंग, यानी लोगों से दूरी बनाए रखना। पूरी दुनिया में मास्क कम पड़ रहे हैं, वेंटिलेटर कम है, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। कई मुल्कों में तो लाशों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान कम पड़ गए हैं। बहुत सारे देशों की सरकारें मान चुकी हैं कि वो लोग को नहीं बचा पाएंगी, इसलिए देशों में सामूहिक कब्रों को खोदने का काम हो रहा है। ये सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। इन मुल्कों में जो लोग अभी जिंदा हैं, जो मौत से लड़ रहे हैं, उनकी कब्र एडवांस में खोद कर तैयार कर दी गई है। ब्राजील की तस्वीर देखिए। ब्राजील में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार हॉस्पिटल के साथ मास ग्रेवयार्ड तैयार कर रही है। ब्राजील में खेतों को कब्रिस्तान में कन्वर्ट किया जा रहा है। कोरोना से मरने वालों की लाशों को इसी बड़े इलाके में दफनाया जाएगा। साओ पोलो के गवर्नर ने कहा कि वायरस न अमीर देखता है न गरीब, इसलिए जो लोग सोच रहे हैं उन्हें इन्फेक्शन नहीं होगा, वो किसी तरह की गलतफहमी में ना रहे। इस वक्त ब्राजील में कोरोना के करीब 12,000 केसेस हैं, 500 लोगों की मौत हो चुकी और कब्रों की तैयारी आपने देखी। जिन लोग को अभी भी इस खतरे का एहसास नहीं है, जिन लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, जो लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे, वो ये तस्वीरें देखें। ब्राजील में तो कम से कम कोरोना से मरने वालों को कब्र नसीब हो रही है,
लेकिन मैं आपको ऐसे मुल्कों की तस्वीरें दिखाता हूं जहां अब कब्र के लिए जगह नहीं बची। इसलिए अब कोरोना तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें आती हैं उन्हें देखकर मन भारी होता है, दुख होता है। लगता है इंसानियत पर कितनी बड़ी मुसीबत आई है। इसके बाद भी हमारे यहाँ कुछ लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझते, तो गुस्सा भी आता है। मैंने आपको बेल्जियम और ब्राजील की तस्वीरें दिखाई। ब्राजील में तो एक बड़े से इलाके को कोरोना में की वजह से कब्रिस्तान बना दिया गया है। इसका नाम रखा गया कोरोना कब्रिस्तान। कब्रें खोद कर तैयार की गई, ये आपने देखा। बेल्जियम में कब्र की जगह नहीं है, ताबूत समेत लाश को जलाया जा रहा है, ये देखा आपने। स्पेन में इसी तरह के हालात हैं। स्पेन में 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में लाशों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान के साथ साथ ताबूत कम पड़ गए हैं। ताबूत बनाने वाली कंपनियां दिन रात काम कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी हर लाश को कॉफिन नहीं मिल पा रहा। कॉफिन बनाने वालों का कहना है कि अगर एक दिन में 30 घंटे होते तो भी ताबूत बनाने के जितने ऑर्डर मिल रहे हैं उन्हें पूरा करने में वक्त कम पड़ जाता। इन लोगों का अंदाजा है कि आने वाले दिन कितने भयानक होंगे, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इसलिए दिन रात लोगों के लिए कॉफिन तैयार हो रहे हैं। जरा सोचिए, स्पेन का मैड्रिड, जो अपने फुटबॉल क्लब के लिए जाना जाता था, जो फैंस फुटबॉल की बात करते थे, जो अपनी जिंदा दिली के मशहूर था जो शहर, उस शहर में कॉफी फैक्ट्री का शोर चारों तरफ सुनाई देता है। सिर्फ और सिर्फ ताबूत बनाए जा रहे हैं। इससे भी ज्यादा दिल दहलाने वाली तस्वीरें इक्वाडोर से आई। इक्वाडोर में कब्र और ताबूत तो छोड़िए, लाशों को उठाने वाला कोई नहीं है। इक्वाडोर के ऐसे भी शहर हैं जहां पर सड़कों पर कोरोना का शिकार होकर मरे हुए कुछ लोगों की लाशें पड़ी हैं, लेकिन उन्हें उठाने कोई नहीं आया। एक लाश तो यहां पिछले 4 दिन से मार्केट के फुटपाथ पर पड़ी हुई है। इस शख्स की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई थी। कोई इसके आसपास भी नहीं आना चाहता, इतना डर है। लेकिन सोचिए, 4 दिनों तक इस शव को उठाने के लिए कोई नहीं पहुंचा। न किसी अस्पताल ने सुध ली, न किसी सरकार का कोई कर्मचारी यहां पहुंचा। ऐसा नहीं कि लापरवाही का मामला है, असल में सारी एजेंसीज कोरोना के मरीजों के इलाज में लगी हैं, कोरोना को फैलने से रोकने में लगी हैं। इसलिए जो जिंदा हैं उन पर पूरी ताकत लगाई जा रही है। जो मर गए उनका फ्यूनरल सरकार की प्रायोरिटी नहीं है। हालांकि सड़क पर पड़ी लाशों को 4 दिन के बाद सरकारी गाड़ी में ले जाया गया। लोगों ने इशारा करके इस गाड़ी को बताया कि लाश कहां पड़ी है, लेकिन कोरोना का खौफ इतना ज्यादा है कि इलाके के लोग लाश के आसपास भी नहीं फटके। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, ये तस्वीरें दर्द पैदा करने वाली हैं, मन को दुखी करने वाली। लेकिन क्या करें, आपसे छुपाएं कैसे? ये हकीकत है, सच्चाई है, आपको बताएं ना तो क्या करें। आम दिनों की बात होती, नॉर्मल हालात होते, तो मैं कभी आपको इस तरह की तस्वीरें नहीं दिखाता। लेकिन जो लोग अभी भी हालात को गंभीरता से नहीं समझ रहे, जो अभी भी लापरवाही कर रहे हैं या फिर जानबूझकर गड़बड़ी कर रहे हैं, उन्हें समझाने के लिए, उनकी अकल पर पड़े पत्थरों को हटाने के लिए ये दिखाना जरूरी है। सोचिए, खेतों को कब्रिस्तान में तब्दील किया जा रहा है। जहां जमीन कब पड़ गई वहां लाशों को जलाया जा रहा है। कहीं लाशों को ताबूत नसीब नहीं हो रहे और कहीं लाशों को न ताबूत मिल रहा है न कब्र, लाशें सड़कों पर पड़ी है। क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसे हालात हो जाएं? कोई नहीं चाहेगा। कोई नहीं चाहता कि कोरोना वायरस उसकी चौखट तक पहुंचे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, समझ जाइए, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कीजिए, समझ जाइए, अपने घर पर रहिए। और जो लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं उन्हें पहचान लीजिए। वो हमारे, आपके, आपके परिवार के, पूरे समाज के, इस देश के दुश्मन हैं। इसलिए उन्हें छुपाइए मत, उनका बचाव मत करिए, उनकी वकालत मत करिए, उनकी डिफेंस पे खड़े मत होइए। और जो लोग उनको एक्सपोज कर रहे हैं उनका साथ दीजिए, उन्हें सामने लाइए, उनका इलाज करवाइए। इसमें हमारी सबकी भलाई है। लेकिन आज भी ये गलती कुछ लोग कर रहे हैं जिसका खमियाजा पूरा देश भुगत रहा है। तबलीगी जमात के लोगों ने देश का इतना नुकसान कर दिया, इतना नुकसान कर दिया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। घर घर में ये बात हो रही है।
आप कल्पना कर सकते हैं कि देश भर में कोरोना के जो मरीज हैं उनमें 35% तबलीगी जमात के लोग हैं, और ये पिछले 5-6 दिन में सारे केसेस सामने आए हैं। कई इलाकों में तो कोरोना का वायरस तबलीगी जमात के लोगों ने ही पहुंचाया। हो सकता है आपको यकीन ना हो, मैं एग्जांपल देता हूं। दिल्ली का केस देखिए, राजधानी है देश की। जिस दिन से दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज से लोगों को निकाला गया, उस दिन यानी 30 मार्च को दिल्ली में कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 60 से ज्यादा थी। उसके बाद से रोज ये तादाद तेजी से बढ़ती रही। आज 7 दिन के बाद करीब 8 गुनी हो गई। आपको सुनकर हैरानी होगी, दिल्ली में कोरोना के मरीजों में 63% मरीज तबलीगी जमात के हैं। आज 523 केस हैं, तो पिछले 24 घंटे में 20 नए कोरोना के केस आए हैं। इन 20 में से 10 मरकज़ के हैं और बाकी 10 दूसरे हैं। तो 523 टोटल केस जो दिल्ली में हैं, उसमें मरकज़ के 330 केस हैं। जो विदेशों से लौट के आए थे और विदेशों से कोरोना लेके आए थे, ऐसे 61 लोग हैं। 7 लोगों की टोटल अभी तक मृत्यु हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। और ये रोना सिर्फ दिल्ली का नहीं है, तबलीगी जमात के लोग दिल्ली से निकलकर पूरे मुल्क में फैल गए हैं। कोरोना का वायरस अपने साथ ले गए हैं। अब न खुद सामने आ रहे हैं और जमात के लोग अपने लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री प्रशासन से छुपा रहे हैं। तबलीगी जमात के लोग खुद भी मौत के मुंह में जा रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को भी, अपनी कौम के लोगों को भी मौत का वायरस बांट रहे हैं। यूपी में तो सरकार भी परेशान हो गई। हालत यह कि आज यूपी में कोरोना वायरस के 27 पॉजिटिव केस डिटेक्ट हुए, 27। इनमें से 21 तबलीगी हैं। पूरे यूपी में जितने कोरोना पेशेंट हैं, उनमें से आधे से ज्यादा तबलीगी जमात से जुड़े हैं। कुल मिलाकर आज पुष्ट केसेस की संख्या 305 है और इस 305 में कल से आज तक में 27 केसेस आए हैं। और जो ये 27 केसेस आए हैं, इनमें से 21 केस तबलीगी जमात के पुष्ट रोगियों के आए हैं। यानी कुल मिलाकर अब 305 केसेस हमारे पास हो गए हैं और इन 305 केसेस में अब 159 केसेस तबलीगी जमात से हैं। सबसे ज्यादा केसेस जो तबलीगी जमात से आए हैं वो आगरा में 29 कुल हो गए हैं, लखनऊ में 12 हो गए हैं, गाजियाबाद में 14, यानी 159 केसेस हमारे जो है अब तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं और कुल हमारे प्रदेश में 305 केसेस हैं। यानी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या आधे से भी ज्यादा हो गई। और ये हाल दिल्ली और यूपी का नहीं है, पूरे देश का ये हाल है। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि कोरोना वायरस कंट्रोल में था, लॉकडाउन से और कंट्रोल में आ जाता। लेकिन तबलीगी जमात ने पिछले 5 दिन में जो केसेस सामने आए, उससे पता चला तबलीगी जमात ने इसे देश के कोने कोने पहुंचा दिया। पिछले 5 दिन में पूरे मुल्क में कोरोना के 2000 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें से 3/4 से ज्यादा तबलीगी जमात के लोग हैं। आप सोच लीजिए कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये लापरवाही थी या गलती थी, लेकिन कोई ना कोई तो जिम्मेदार है इसके लिए। आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि 4000 में से करीब 1500 केसेस तबलीगी जमात के हैं, यानी पूरे देश में करीब 38% केसेस मरकज से जुड़े हैं। अब तक टोटल 291 पीपल हैव रिकवर्ड। अगर हम देखें कि पिछले दिन से आज तक में तो अराउंड 693 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं और आज टोटल केसेस की संख्या 4067 है, जिसमें से 1445 केसेस, एज आई मेंशन्ड यस्टरडे, दे आर रिलेटेड टू तबलीगी जमात कंफर्म केसेस। अब तक आए अगर हम टोटल केसेस को एनालिसिस करें तो जेंडर के डिस्ट्रीब्यूशन पर देखते हैं तो अराउंड 76% केसेस मेल्स में एंड 24% केसेस फीमेल्स में पाए गए हैं। कि
किसी की तबलीग जमात से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिगर्स का, फैक्ट्स का क्या करें। और फिर तबलीगी जमात के लोग, बार बार उनसे कहा जा रहा है, मौलाना से अपील की जा रही है कि ये तो बता दो ये लोग कहाँ कहाँ हैं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, लेकिन कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। न खुद सामने आकर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताते हैं और न किसी और को बताने देते हैं, बल्कि दूसरे लोग इन्हें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पुलिस को, अफसरों को दूसरे काम छोड़कर तबलीगी जमात के लोग को खोजने में लगना पड़ रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, पिछले एक हफ्ते में 7 दिन में 25,000 से ज्यादा तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को खोजकर क्वारंटाइन किया गया है। 25,000। हरियाणा के 5 गांवों को सील करना पड़ा है। सोचिए, ऐसे मुश्किल वक्त में भी इन लोगों ने सरकार का काम कितना बढ़ा दिया है। सभी राज्य सरकारों के साथ गृह मंत्रालय ने एक मेगा अभियान द्वारा लगभग 25,500 से ज्यादा लोकल टीजे कार्यकर्ता और उनके संपर्क में आए लोगों को पहचान करके उनका क्वारंटाइन किया है। इसके अलावा हरियाणा के 5 गांव जहां पे ये फॉरेन नेशनल टीजे वर्कर्स रहे थे, उनको भी सील करके क्वारंटाइन कर दिया गया है। अभी तक जो 2083 फॉरेन टीजे वर्कर्स आइडेंटिफाई किए गए थे, उसमें से 1750 को हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। आशा है इन सब मेजर्स के साथ हम लॉकडाउन को इफेक्टिवली इन्फोर्स कर सकेंगे और कोविड की चेन को तोड़ सकेंगे। जरा सोचिए, अब तक सरकार मस्जिदों से, बस्तियों से 25,000 से ज्यादा तबलीग से जुड़े लोगों को ढूंढकर, खोजकर आइसोलेशन में भेज चुकी है। शुरू में दावा किया गया था, आपको याद होगा, कि निजामुद्दीन में जो मरकज है उसमें सिर्फ 1400 लोग हैं, लेकिन जब गिने गए तो 2400 लोग निकले। इसके बाद जमात ने कहा कि मरकज से करीब 2000 लोग देश के अलग अलग हिस्सों में गए हैं, लेकिन अब तक सरकार जमात के लोगों को खोज रही है तो हर बस्ती में, मस्जिद में तमाम लोग निकल रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। 25,000 को तो खोज लिया गया है, लेकिन कितने और छुपे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं है। और ये हालात सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि तबलीगी जमात के लोग जिद पर अड़े हैं, कॉपरेट करने को तैयार नहीं है। तबलीगी जमात के लोग अब भी मस्जिदों में छिपे हैं, सामने नहीं आ रहे। अब पुलिस मस्जिदों में जाकर जमात के लोगों को खोज रही है। आज लखनऊ की अली जान मस्जिद से जमात के लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिस को यहाँ तबलीगी जमात के लोगों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस वहाँ पहुंची तो मस्जिद में गैर कानूनी तरीके से छिपे तबलीगी जमात के 12 लोगों को पकड़ा। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि मस्जिद से निकाले गए सारे के सारे 12 तबलीगी जमात के लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। यानी ये लोग इस बीमारी को फैला सकते हैं। ये लोग सहारनपुर के रहने वाले थे, कई दिन से मस्जिद में छुपे हुए थे। पुलिस ने अब मस्जिद के इमाम समेत 2 लोगों के खिलाफ केस दायर किया है। मस्जिद के चारबाग इलाके में भी तबलीगी जमात से जुड़े 6 लोगों की पहचान करके उन्हें क्वारंटाइन किया गया। सभी के सैंपल लैब में भेजे गए हैं, रिपोर्ट आने का इंतजार है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने कहा कि जमात के लोगों की वजह से काफी मुश्किल हो रही है। एक तो ये लोग टेस्ट के लिए सामने नहीं आ रहे, और इसके बाद ये पता करना भी बड़ा चैलेंज है ये लोग किस किस के कांटेक्ट में आए। सभी को ट्रेस करना काफी मुश्किल काम साबित हो रहा है। एक आदमी आता है, फिर वह पिछले कुछ दिनों में, वीक्स में कितने लोगों के संपर्क में आया है, उनसे पूछना पड़ता है कि इनसे संपर्क में कितने लोग आए हैं। उसका अलग अलग तरीका है जिसके माध्यम से हम बैक ट्रैक करते हैं, बिकॉज उन लोगों को फिर क्वारंटाइन किया जाना जरूरी है। यह पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो आप कह रहे हैं, जैसे सदर बाज़ार है, जैसे तालकटोरा का एक पोर्शन है, उसको पूरी तरह हमें फिर जो हम कहते हैं कंप्लीट लॉकडाउन, वो करना बहुत ज़रूरी हो जा रहा है। और ऐसे कुछ इलाकों में यहाँ करना पड़ा है बिकॉज वहाँ पर पॉजिटिव केसेस आए थे। बट वी आर इंश्योरिंग 2 चीज़। नंबर 1 दैट नो वन मीन्स नो वन कम्स आउट ऑफ द हाउस जब इस तरह के एरिया में। नंबर 2 कि किसी भी चीज़ की असुविधा ना हो, वो सप्लाई लाइन जो चेन है वो कम्प्लीटली मेंटेन रहे। लखनऊ का हाल मैंने आपको बताया।
अब उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों का हाल बता देता हूं। लखनऊ के पास सीतापुर जिले से भी पुलिस ने 8 लोगों को आइसोलेशन में भेजा। ये सभी 8 कोरोना पॉजिटिव निकले। ये सभी तबलीगी जमात के मजमे में शामिल हुए थे। इनमें से 7 बांग्लादेशी और 1 महाराष्ट्र का रहने वाला है। इन लोगों को खैराबाद इलाके के स्कूल में क्वारंटाइन किया जा रहा है। स्कूल के 3 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया गया है। 42 लोगों को चिन्हित किया गया था, जिसमें से 9 लोग अभी जनपद में आए नहीं हैं, वो लोग निजामुद्दीन में ही हैं। बाकी जो 33 लोग हैं यहाँ पे, उनका सबका टेस्ट कराया गया, जिनमें 25 लोगों का निगेटिव आया और 8 लोगों का पॉजिटिव आया। जो पॉजिटिव आया उसमें 8 में से 9 एक महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और 25 और 7 बांग्लादेशी नागरिक हैं। इन लोगों को पहले ही क्वारंटाइन किया जा चुका था और वर्तमान में चारों ओर से पूरे इस कस्बे को, खैराबाद को, हम लोगों ने पूरी तरह से आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया है। मस्जिदों से ऐलान कराया जा रहा है कि लोग अपने घरों में रहें और साथ ही साथ इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट किया गया है। यूपी के औरैया जिले में खानपुर इलाके के मस्जिद में तबलीगी जमात के 4 लोग मिले। चारों कोरोना पॉजिटिव केस हैं और इसके बाद पूरे खानपुर इलाके को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। जिले की सरहदों को सील कर दिया गया है। कोरोना इन्फेक्टेड एरिया में ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। पुलिस बार बार अनाउंस करके लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रही है। पूरा दिन यहाँ मेडिकल टीम या पुलिस की टीम रहेगी। कोई भी दिक्कत आए सरकार उसको अवगत करा सकते हैं। अगर घर से बाहर निकलना होगा तो बिना मास्क के कोई नहीं निकलेगा। इस बात का ध्यान रख लीजिए। एक अलग 144 का कानून यहाँ के लिए लागू हुआ है। कल ही वो आदेश पारित हुआ है। कानपुर को अगले 3 दिन के लिए इसलिए सील किया गया है ताकि मेडिकल टीम एक घर में जाके सबका परीक्षण कर ले। मैं बार बार यही कह रही हूँ, ये आप ही लोगों के सहयोग के लिए है। जिन लोगों को मस्जिदों से ढूंढ कर निकाला जा रहा है, वो ये क्यों सोचते हैं कि पुलिस उनके दुश्मन है, सरकार उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही है। उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये पूरी दुनिया में हो रहा है और मजबूरी में करना पड़ रहा है। सऊदी अरब में अगर कोई इंसान अपनी बीमारी को छुपाएगा, ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाएगा, तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। कई ऐसे देश हैं जहां बीमारी को छुपाने पर सख्त सजा का ऐलान किया गया है, लेकिन हमारे देश में तबलीगी जमात के लोग सीखने को, समझने को तैयार नहीं है। जो क्वारंटाइन में है वो चिकन और मटन मांग रहे हैं। देश में लॉकडाउन है, मौत सिर पर नाच रही है। कितने दिन जिंदा रहेंगे इसका ठिकाना नहीं है, लेकिन इनका काम दाल रोटी से नहीं चल रहा। इन्हें चिकन और मटन चाहिए। मैं इसे कहना चाहता हूं कि भाई साहब, थोड़े दिन बाद खा लेना। क्वारंटाइन तो 14 दिन का है, थोड़ा सब्र कर लो। हो सकता है आपको यकीन ना हो, लेकिन मेरे पास सबूत है कि ऐसे हालात में चिकन, मटन, बिरयानी की मांग की जा रही है। इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। रामपुर के टांडा में तबलीगी जमात के 14 जमातियों को क्वारंटाइन किया गया। जब से यहां रखा गया है तभी से वो हॉस्पिटल के स्टाफ को परेशान कर रहे हैं। तबलीगी जमात के लोग खाना खाने से इनकार कर रहे हैं। हॉस्पिटल के स्टाफ से ये लोग दाल रोटी के बजाय चिकन बिरयानी की डिमांड कर रहे हैं। इनका कहना है अगर इन्हें बिरयानी नहीं दी गई तो यहां से भाग जाएंगे। इसकी वजह से हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी। तो वो कह रहे थे कि जो पहले आए उनको सब चीज़ की सुविधा दी जा रही है, हमें नहीं दी जा रही है खाने में, और बिरयानी वगैरह भी होनी चाहिए, सादा खाना तो मिल ही रहा है उनको, इस तरह की बात। तो क्या आप बिरयानी और चिकन देंगे इनको? नहीं, हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं। तो क्या आपने इसकी जानकारी आला अफसरों को दी है? हाँ, आगे भी बताया था, सीएम साहब को भी बताया था और एसडीएम यहाँ आए थे, उन्होंने भी जानकारी ली थी है। पूरी डिमांड तो सब नहीं पूरी कर पाएंगे। वैसे पानी की पूरी व्यवस्था है, साबुन सब दे दिया है, उनकी चादरें सब बदलवा दी है, नई चादरें रखी गई हैं और खाना है टाइम से 2 बार आ रहा है, चाय भी दे रहे हैं, नाश्ता भी दे रहे हैं उनको। क्या फोर्स बढ़ाई गई है? बढ़ाई है, उनकी सख्ती की गई है थोड़ा सा। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जो लोग आइसोलेशन में हैं वो कोई फॉरेनर्स नहीं है,
लेकिन दाल रोटी खाने से इनकार कर रहे हैं। रामपुर के एसडीएम ने कहा कि जमातियों को समझा दिया गया है कि फिलहाल ऐसा ही खाना मिलेगा। वो चिकन बिरयानी और बिरयानी या इस तरह की चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, मोस्टली नॉन वेजिटेरियन चीज़ें। तो अभी आप सब जानते हैं आपदा का समय है, सब चीज़ें लॉकडाउन है और जितना पॉसिबल हो पा रहा है यहाँ हम लोगों को राशन और बिल्कुल आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराने में जद्दोजहद लगी हुई है। ऐसे समय में इस तरह की फरमाइशें करना अपने आप में एक अपराध समान। तो सर क्या सुरक्षा और बढ़ाई गई है उनकी? हाँ, सुरक्षा वहाँ पर बढ़ा दी गई है कि वो किसी तरह का बदसलूकी ना करें डॉक्टर्स के साथ, स्टाफ के साथ, या फिर किसी और तरह का हरासमेंट ना करें किसी स्टाफ। उनको समझा दिया गया कि जो चीज़ शुद्ध मिलेगी, अच्छी मिलेगी, वही खिलाई जाएगी। अच्छा, रोटी और ये दाल नहीं खाएंगे तब क्या करेंगे आप? नहीं, अगर नहीं खाएंगे तो पर जो परिस्थिति होगी तो देखेंगे। रोटी दाल हर आदमी हिंदुस्तानी तो खाता है, कहीं के रहने वाले हों, कहीं साउथ वगैरह के नहीं है जो उनका खान पान कुछ अलग हो। वाराणसी से भी ऐसी खबर आई। तबलीगी जमात के 29 लोगों को पुलिस ने डिटेन करके आइसोलेशन सेंटर पहुंचाया। 2 कोरोना पॉजिटिव निकले, 5 की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। लेकिन यहां भी ये लोग मेडिकल स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है वो क्वारंटाइन में रुकने को तैयार नहीं है। जब इन लोगों ने ज्यादा हंगामा किया तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 2 लोगों को जेल भेज दिया। डीएम ने बताया कि 2 दिन पहले भी बीएचयू के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने बिरयानी की मांग को लेकर हंगामा किया था। जमात के लोग सारे यहाँ पे करीब 29 लोग हमारे हॉस्पिटल में हैं। अधिकतर लोग अच्छे हैं, 4-5 लोग ऐसे हैं जो बार बार एक जगह जाके इकट्ठे होते हैं, दूसरे रूम्स में जाके अपना सिम्टम फैलाते हैं। मेडिकल फ्रेटर्निटी की बात नहीं मानते हैं। कुछ लिखित कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी। लिखित कंप्लेंट्स के बाद जूनियर अधिकारियों ने विजिट किया, काफ़ी चेतावनी दी, समझाया गया। कल सीनियर अधिकारियों का भी विजिट हुआ, हम लोगों का हुआ, उसमें 1-2 उपद्रवी लोग सामने आए। उन सब पे एक आध को वहाँ पे जो नेगेटिव सैंपलिंग जिनकी आ चुकी है रिपोर्ट, उनको एक आध को उठा के वहाँ से फिर मुकदमा भी दर्ज करना पड़ा और जेल के आइसोलेशन बैरक में भेजना पड़ा। कुल मिला के ये मैसेज देना हम चाहते हैं कि अगर कोई भी वहाँ पे कानून तोड़ेगा, अगर वहाँ मेडिकल प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेगा और लोगों में मिक्सअप होगा, खुद संक्रमित होगा या दूसरों को संक्रमित करेगा, तो हम लोग उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अब जरा सोचिए हाल क्या है। पहले तो पुलिस बस्तियों में जाकर, मस्जिदों में जाकर जमात के लोगों को खोजे, इलाके के लोग इसका विरोध करें, उसके बावजूद इनको ढूंढा जाए, इन्हें आइसोलेशन सेंटर में ले जाया जाए, फिर इनका टेस्ट कराएं, पॉजिटिव पाए जाएं तो इनका इलाज हो, इनके लिए रहने का, खाने पीने का, हाइजीन का इंतज़ाम हो, और फिर ये लोग हंगामा करें। कहीं डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ बदतमीजी करें, कहीं दाल रोटी की जगह चिकन बिरयानी मांगे। अगर चिकन न दिया जाए तो भागने की धमकी दें, यानी बीमारी को फैलाने की धमकी दें। मैं आपको बता दूं कि कुछ देशों में बीमारी को छुपाने पर, डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी करने पर, पब्लिक प्लेसों पर थूकने पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने का कानून बना दिया गया है। और ये कानून उन लोगों के ऊपर भी लागू होगा जो कोरोना पॉजिटिव मरीज अपनी बीमारी को छुपाएंगे, और जो मरीज का साथ देंगे उनके ऊपर भी। और सरकारी अफसरों के काम में जो बाधा डालेगा, हमारे देश में अभी इतनी सख्ती नहीं की गई है, लेकिन इसके लिए कोई मजबूर ना करे। इसलिए उन मौलानाओं को, उन लोगों को समझ जाना चाहिए जो तबलीगी जमात के लोगों को छुपने में मदद कर रहे हैं, और तबलीगी जमात के जो लोग हंगामा कर रहे हैं उन्हें भी फिर सख्ती के लिए तैयार होना होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी मौलाना तबलीगी जमात का साथ दे रहे हैं। सच बात तो यह है कि देश में ज़्यादातर मुसलमान लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अपने घरों में हैं। देश के कई बड़े बड़े मौलवी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सामने आएं, अपना इलाज करवाएं और दूसरों की ज़िंदगी खतरे में न डालें। यानी यकीनी तौर पे आपको भी मालूम है कि इसमें हम लोगों ने दारुल उलूम फिरंगी महल की तरफ से फतवा भी जारी किया और लोगों से अपील की। आज फिर अपील करते हैं कि जो लोग भी उन लोगों के कांटेक्ट में आए हों उनको चाहिए कि खुद आगे आकर के अपना टेस्ट कराएं। और ये एक मजहबी फरीज़ा भी है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आप उसका इलाज ज़रूर कराएं और आपके ज़रिए से किसी दूसरे का नुकसान ना हो, इस बात को भी यकीनी बनाया जाए।
जैसे ये सब भी शिकायतें मिल रही हैं कि एक तो कोरोना पॉजिटिव बहुत निकल रहे जमाती, और दूसरा जहाँ जहाँ वो है वहाँ पे मेडिकल टीम उनकी जांच कर रही है तो उनके साथ बदसलूकी की शिकायतें आ रही है। आज ही बनारस में, वाराणसी में जो वहाँ के डीएम है, उन्होंने एक जमाती को उन्होंने जेल भेजा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहा था। ऐसे लोगों से जो इस समय अस्पतालों में हैं या आइसोलेशन में हैं, तो आप उनसे क्या कहेंगे? नहीं, जो लोग भी मिसबिहेव कर रहे हैं या आइसोलेशन में हैं, अस्पताल में, उनको मेरा यही पैगाम है कि ये डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ हो या पुलिस हो, ये सब इस वक्त हम लोगों के लिए, तमाम हिंदुस्तानियों के लिए एक फरिश्तों की तरह काम कर रहे हैं कि अपनी जान पर खेल करके ये लोगों का इलाज कर रहे हैं, इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि हम और आप सेफ रहें। लिहाजा इस्लाम में जो इखलाक का पहलू है उसका लिहाज रखते हुए तमाम लोगों से मेरी यही अपील है कि किसी के साथ भी मिसबिहेव ना करें, बल्कि हर तरीके से कोऑपरेट करें। मैं रशीद महली साहब की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने इस बात को समझा कि आज के वक्त में ये डॉक्टर, ये नर्सेज, ये हेल्थ कर्मचारी, ये पुलिस के लोग, ये फरिश्तों की तरह काम कर रहे हैं, ये जान बचाने आए हैं। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी मुसलमानों से अपील की है कि वो सरकार की हिदायतों का पालन करें, मस्जिदों में न जाएं, अगर कोई बीमार हो या बाहर से आया हुआ कोई शख्स उनके इलाके में है तो इसकी इंफॉर्मेशन वो सरकार को दें। लोग आपस में न मिलें, न जुलें, इज्तिमात न करें, न मजहबी इज्तिमात करें, न शादी ब्याह करें, न सियासी इज्तिमात करें। यही वजह है कि मुल्क के अंदर हमारे ईसाइयों के चर्च बंद हैं, सिखों के गुरुद्वारे बंद हैं, हिंदुओं के मंदिर बंद हैं, और मुसलमानों को भी इस सिलसिले में एहतियात करनी चाहिए। उन्हें भी अपनी मस्जिदों को इंतहाई महदूद कर देना चाहिए। मुसलमानों से अपील करता हूँ, चाहे वो इज्तिमाइयत मस्जिद के अंदर जमात की शक्ल में हो, चाहे वो इज्तिमाइयत तबलीग के इज्तिमा के सिलसिले के अंदर हो, हर जगह आदमी को मोहतात रहना चाहिए। और अगर ज़रा भी किसी के ऊपर कोई असर है तो फ़ौरन उसको डॉक्टर से जा कर के मुआयना कराना चाहिए और अपने आप को अलग कर लेना चाहिए ताकि उससे दूसरा आदमी मुतासिर ना हो सके। मौलाना मदनी ने बिल्कुल सही बात कही। चाहे चर्च हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, सब बंद है। मक्का मदीना बंद है, उम्रा पर रोक लगी हुई है, हज की तैयारियां इस वक्त रोक दी गई हैं। इसके बाद भी कुछ लोग समझने को तैयार नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदा रहेंगे तो इबादत भी होगी, मज़हब का प्रचार भी हो आएगा। अगर कोरोना के ख़तरे से बचना है तो एक ही राह है, अपने इलाके में छुपे, जमातियों को बाहर निकालें, खुद भी सरकार की हिदायतों का पालन करें और दूसरों को ऐसा करने को कहें। यह वक्त ऐसा है जिसमें एक ही धर्म है, मिलकर कोरोना का मुकाबला करना एक ही फर्ज है। और यह मुकाबला करने के लिए कोई जंग नहीं लड़नी है, सिर्फ लॉकडाउन का पालन करना है। कितने दिन बचे? 9 दिन। घर में रहिए, लोगों से दूरी बनाइए। कोरोना के कैद से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक यही रास्ता है और ये लड़ाई बहुत लंबी है। इंदौर के लोगों ने गलती की थी लॉकडाउन को तोड़ने की, सरकार की सलाह नहीं मानी थी। आज हो क्या रहा है? इसका खमियाजा पूरा का पूरा शहर भुगत रहा है। इतना खूबसूरत शहर है, इतने अच्छे लोग वहां के, स्वच्छता अभियान में हमेशा नंबर 1 आने वाला। लेकिन इंदौर सब कई ऐसे इलाके हैं जो कोरोना के हॉटस्पॉट बन गए हैं और इंदौर सबसे आगे है। जो स्वच्छता में सबसे आगे होता था, आज कोरोना के वायरस में सबसे आगे है। पूरे मध्य प्रदेश में करीब 230 केसेस हैं कोरोना के, अकेले इंदौर में 135 केसेस हैं। पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना से 15 लोगों की जान गई, जिनमें से 10 मौतें सिर्फ इंदौर में हुई। और आपको याद होगा कि इंदौर के ही टाटपट्टी बाखल इलाके में लोगों ने डॉक्टर्स पर हमला किया था, डॉक्टर्स पर पत्थर फेंके थे। और याद होगा कि डॉक्टर्स की टीम उस फैमिली का चेकअप करने गई थी जिसमें एक महिला की मौत कोरोना इन्फेक्शन की वजह से हो गई थी, लेकिन लोगों ने डॉक्टर को घर में नहीं घुसने दिया।
अब पिछले 3 दिन में इसी मोहल्ले के 18 लोग कोरोना इन्फेक्शन की चपेट में आ गए हैं। इनमें से भी एक परिवार के लोग इन्फेक्टेड हैं और कई और लोगों के टेस्ट रिपोर्ट्स का इंतजार है। ये फिगर बढ़ सकती है। डीएम ने बताया कि एक ही गली में कई केसेस सामने आए थे, इसलिए उसके आसपास के 300 मीटर के इलाके की मैपिंग की गई है। अब पूरा मोहल्ला सील होगा, हर घर की लोकल मार्किंग की जा रही है। आशा वर्कर्स, एएनएम के वर्कर्स हर घर जाकर लोगों से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि कोई भी घर बिना स्क्रीनिंग के रह न जाए। डीएम ने बताया कि 70 से ज्यादा लोगों को फिलहाल क्वारंटाइन किया गया है। 70 लोग क्वारंटाइन किए गए हैं यहाँ से, पर यह है कि जैसे इस गली में सबसे ज्यादा आए हैं तो हमारा अभी ये हम लोग जिम्मेदारी बनती है, चिंता भी जो रहती है कि यहाँ के लोग थोड़ा इधर उधर कहीं मान ले गए होंगे पहले, क्योंकि यहाँ पर एक शव यात्रा गई थी, उससे बहुत लोग शामिल हुए थे, उस वजह से हुआ है ये। तो इसको अगर हम लोग 300 मीटर एरियल डिस्टेंस से टाइपिंग कर लेंगे पूरे मोहल्ले की, तो उस एरिया के बाहर फिर कोई चीज़ नहीं जाएगी। इसमें जो कर रहे हैं हम लोग, बॉम्बे बाजार का कुछ एरिया लिया है हम लोगों ने, इसमें उसको भी लिया है और बॉम्बे बाजार में टोटल मैपिंग कर रहे हैं। बॉम्बे बाजार जो है वो टोटल हम लोग ले रहे हैं, 100% बॉम्बे बाजार लिया जा रहा है। वो अलग से उसका ऑर्डर निकलेगा। मैंने एडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब से रिक्वेस्ट की है कि हम लोग के पास भी मास्क रखे हैं और हमने कहा इनके पास कुछ वॉलंटियर्स आ भी रहे हैं, हमने कहा आपको मुफ्त में मिल रहे हो, वॉलंटियर्स उसमें ले लें, अगर आपको खरीदना है मैं रेड क्रॉस से पैसा दे दूंगा, अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। जहाँ से ही मास्क मिल रहा है सब घरों में बांटें और साबुन की पट्टी बंटवा रहे हैं ताकि हाथ धोते रहे, तो वो भी हम लोग फ्री में इनको सब घरों में बटन कराएंगे पूरा। अच्छी बात है कि इंदौर के लोगों को डॉक्टर्स पर हमले की गलती का एहसास हुआ है। इंदौर के मुस्लिम व्यापारियों ने टाटपट्टी बाका इलाके में हुई मारपीट की उस घटना के लिए माफी मांगी है। अखबार में माफीनामा पब्लिश किया गया है। इसमें इस इलाके के जो पूरे मुस्लिम कारोबारी हैं उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर तृप्ति कटारिया और डॉक्टर जाकिया सैयद समेत नर्सेज, मेडिकल टीम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सैनिटेशन वर्कर से माफी मांगते हैं। उनके पास ऐसे अल्फाज नहीं है जिससे हम आपसे माफी मांग सके, ये लिखा उन्होंने लिखा कि यकीन जानिए हम सभी शर्मसार हैं और उस घटना के लिए जो जाने अनजाने अफवाहों में आकर हुई। हम उस वक्त में पीछे जाकर उस गलती को सुधार तो नहीं सकते, लेकिन वादा करते हैं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। वैसे पुलिस ने इस मामले में 7 लोग गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4 के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज जिस शहर में हैं, वो शहर है मुंबई। यहां खतरा इतना बढ़ गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के आसपास के इलाके को बीएमसी ने आज नो गो जोन घोषित कर दिया। इसी तरह मुंबई के मशहूर वॉकआउट हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। इस हॉस्पिटल के 3 डॉक्टर और 26 नर्सेज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में कोरोना के कंफर्म केसेस की संख्या 500 के पार पहुंच गई है। अब तक 526 केसेस कंफर्म हो चुके हैं। अगर पूरे महाराष्ट्र की बात मैं आपको बताऊं तो राज्य में अब तक कोरोना के 868 मरीज सामने आए हैं, 868, और सिर्फ आज 120 नए केसेस सामने आए। टोटल 526 केसेस के साथ मुंबई सबसे ऊपर है और इसके बाद पुणे का नंबर है जहां कोरोना के 141 मरीज हैं, जबकि ठाणे में 85 कंफर्म केसेस सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाके तबलीगी जमात के लोगों के चक्कर में कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट बन गए हैं। यूपी में अब तक कोरोना के 305 केसेस सामने आए हैं। इनमें से 159 तबलीगी जमात से जुड़े हैं। मैं आपको हॉटस्पॉट्स की बात बता रहा हूं। नोएडा में कोरोना के 58, आगरा में 29, गाजियाबाद में 14, मेरठ में 13 और लखनऊ में 12 कोरोना के केसेस कंफर्म हो चुके हैं। तबलीगी जमात ने तमिलनाडु में भी कहर बरपाया है। आप हैरान हो जाएंगे, तमिलनाडु के टोटल 621 केसेस में से 570 तबलीगी जमात से जुड़े हैं। जरा सोचिए, 621 में 570 तबलीगी जमात के हैं, यानी 90% से ज्यादा केस, 90% से ज्यादा मरीज तबलीगी जमात से हैं। सबसे ज्यादा 110 मरीज चेन्नई में है, जबकि कोयम्बटूर में कोरोना के 59 केसेस हैं। कर्नाटक में कोरोना के 163 केसेस सामने आए हैं, 22 मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हैं। बेंगलुरु में 59,
मैसूर में 35 और कलबुर्गी में 8 कंफर्म्ड केसेस हैं। आज एक बार फिर तमिलनाडु में कोरोना का कहर देखने को मिला। यहां पर आज 50 नए मामले सामने आए, जिनमें से 48 मामले तबलीगी जमात से जुड़े हैं। अब तमिलनाडु में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 621 पर पहुंच गई है। जो शहर सबसे ज्यादा बाधित हैं वे चेन्नई और कोयम्बटूर हैं। चेन्नई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 100 को पार कर गई है, जबकि कोयम्बटूर जिले में ये संख्या 60 के आसपास पहुंच गई है। दूसरा राज्य जो कोरोना से सबसे ज्यादा बाधित है वो तेलंगाना है। यहाँ पर मरीजों की संख्या 350 को पार कर गई है। तेलंगाना सरकार का ये कहना है कि इनमें से 80% लोग तबलीगी जमात से जुड़े हैं। राजधानी हैदराबाद सबसे ज्यादा बाधित है। यहाँ पर भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 100 को पार कर गई है। आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर आंकड़ा 250 को पार कर गया है, जिनमें से 250 लोग तबलीगी जमात से जुड़े हैं। कर्नाटक में ये संख्या 163 पर पहुंच गई है। यहाँ पर तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की संख्या 22 है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रभावित शहर हैं वो बेंगलुरु और मैसूरू हैं। बेंगलुरु में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 60 के आसपास है, जबकि मैसूरू में ये आंकड़ा 35 के आसपास है। जिन जिन शहरों में कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा हुआ है उन इलाकों को क्लस्टर बनाकर उसे कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया है, उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहां से किसी को अंदर जाने या वहां से बाहर आने की अनुमति नहीं है। अगर पूरी तौर पर बात कर लें तो पूरे दक्षिण भारत में अब तक कोरोना संक्रमण के 14 से मामले सामने आए हैं और इनमें से तकरीबन 1100 मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। ये फिगर्स गवाह हैं, सबूत है इस बात का कि तबलीगी जमात के मरकज की वजह से कोरोना का वायरस देश के कोने कोने में फैला। इसने कई सारे हॉटस्पॉट्स क्रिएट कर दिए। इसके बावजूद पुलिस इन लोगों को ढूंढ रही है। ढूंढने के बाद उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा रही है। जिनको क्वारंटाइन में रखना है उनको क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। जो हॉस्पिटल में हैं डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं, नर्सेज उनकी तीमारदारी कर रही हैं। लेकिन तबलीगी जमात के लोगों को अभी तक समझ नहीं आया। आज फिर पुलिस टीम पर हमले की खबर आई और एक जगह नहीं कई शहरों से आई। बरेली में तबलीगी जमात के लोगों को तलाशने गई पुलिस की टीम पर 200-250 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस की एक टीम लॉकडाउन का पालन करवाने लगी। तबलीगी जमात के लोगों को ढूंढने के लिए करमपुरा इलाके में गई। वहां पुलिस टीम पर दंगाइयों ने हमला किया। पुलिस वाले उस वक्त कम थे, जान बचाकर भागे और बैरियर बनकर पुलिस चौकी पहुंचे। बैरियर 1 पुलिस चौकी, यहां भी सैकड़ों लोग की भीड़ ने चौकी पर हमला किया, आग लगाने की कोशिश की और कई पुलिस वाले घायल हो गए। इसके बाद कई थानों की पुलिस और अफसर स्पॉट पर पहुंचे। इन पर भी हमला किया गया, लेकिन पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया, हालात पर काबू पाया, कुछ लोगों को डिटेन किया और दंगाइयों की पहचान करके उन पर NSA के तहत मुकदमा दर्ज किया। ये हमारी इज्जत नगर की पुलिस, जैसा कि पूरे देश में जमात के लोग ढूंढा जा रहा है, इनको यहाँ पे ढूंढा जा रहा था। साथ ही साथ लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जो पुलिस फोर्स थी वो निकली हुई थी। इतने में गलियों में जब पहुँचे तो कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करके खुलेआम सड़कों पे घूम रहे थे। उनको जब पकड़ा गया, उनसे पूछताछ करी गई तो वो थोड़ा आक्रोशित हो गए। आक्रोशित होने के बाद उनको चौकी पे लाया, पूछताछ करी। इतने में ही यहाँ पे एक भीड़, जो यहाँ के ग्राम प्रधान है तसव्वुर खां, उनके कहने पे उनके बरगाने में भीड़ यहाँ चौकी पे आई, चौकी को जलाने का और उसको फूकने की कोशिश कर रही थी। हालांकि तब तक मौके पे हमारी पूरी पुलिस फोर्स पहुंची, मैं खुद मौके पे पहुंचा और हमने उनको यहाँ से खदेड़ा है। और इसमें साथ ही साथ 8 से 9 लोग हमारे गिरफ्तार भी हुए हैं और गिरफ्तार होने के बाद इन सभी के ऊपर अभी NSA कार्रवाई भी की जाएगी और आगे भी दबिश जारी रहेगी और जितने भी आरोपित लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। कोरोना वायरस की महामारी की वजह से दुनिया के 90 देशों में 90 कंट्रीज में लॉकडाउन है। करीब 450 करोड़ लोग इस वक्त अपने घरों में बंद हैं। लेकिन जो लोग घरों में नहीं रुक रहे और नियमों को तोड़ रहे हैं, चाहे कोई भी मुल्क हो, वहां सरकारें उनसे बेसख्ती से पेश आ रही हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब में अगर कोई बीमारी को छुपाता है, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाता है, तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है।
सऊदी अरब में पब्लिक प्लेसेस पर थूकने पर मौत की सजा तय कर दी गई है। वहीं कुछ एशियाई मुल्कों में क्वारंटाइन तोड़ने वालों को गोली मार देने का आदेश है। यह कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से निपटने के लिए लागू की गई सबसे सख्त सजा है। फिलीपींस में एक शख्स को लॉकडाउन तोड़ने पर गोली मार दी गई। यह आदेश है। ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन तोड़ने पर 23 लाख रुपए तक का जुर्माना लगने का नियम बना है। $50,000 वहां के। इसी तरह इटली में लॉकडाउन तोड़ा तो 2.5 लाख रुपए का जुर्माना होगा और अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों से यह हैवी फाइन वसूला जा चुका है। बहुत सख्ती है। हांगकांग में लॉकडाउन है। यहां बेवजह बाहर निकले तो 2.5 लाख का जुर्माना होगा। 6 महीने की जेल की सजा भी हो सकती है। रूस की पार्लियामेंट ने एंटी वायरस एक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत क्वारंटीन के नियम तोड़ने पर 7 साल जेल की सजा हो सकती है। लेकिन हमारे देश में प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि घरों में रहें। प्रधानमंत्री देश के लोगों से माफी मांग रहे हैं कि आपको इस तरह की परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। हमारे देश में तो कोई सख्ती नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर कहा कि भारत को कोरोना से लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। कोरोना से लड़ने के लिए खुद को लंबे वक्त के लिए तैयार करना होगा। आज बीजेपी का 40th फाउंडेशन डे था और नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और बाकी देशों के मुकाबले किस अंदाज में बात की, ये आप भी सुन लीजिए। मैं समझदारी के साथ कहता हूं, ये लंबी लड़ाई है, न थकना है, विजयी होकर के निकलना है। साथियों, आज देश का लक्ष्य एक है, मिशन एक है और संकल्प भी एक ही। आप लड़ाई में विजय, लड़ाई में जीत हमारे तो संस्कार है, हमारे खून में, हमारे रगों में। दल से बड़ा देश है और देश का मतलब है 130 करोड़ मेरे देशवासी। पूरी मानव जात के लिए भी 130 करोड़ देशवासियों की जिंदगी की रक्षा, उनका कल्याण मानवता की रक्षा का भी कारण बनता है। इंडिया एक बार फिर से मुस्कुराए, हमारे शहरों में रौनक लौट आए, हमारे चेहरों पर एक बार हंसी फिर से लौटे, लोग मिलजुल के एक बार फिर से रहें, खुशियाँ आए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है लॉकडाउन का पालन करें। और जिस शिद्दत से 130 करोड़ लोग इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, जिस तरह घरों में रहकर नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं, सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, उससे हिम्मत तो बढ़ती है। लेकिन चुनौती बड़ी है, रास्ता लंबा है, थकना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और अगर सीखना है तो उन मुल्कों से सीखना पड़ेगा जिन्होंने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, जिन्होंने लापरवाही की, जिन्होंने फैसले लेने में देर कर दी। मैंने अपने मुल्क का हाल आपको बताया, कोरोना वायरस की तकलीफ है, कैसी भयानक तस्वीर है। लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरफ देखेंगे तो लगेगा हम तब भी काफ़ी सेफ हैं। हमने वक्त रहते फैसले लिए। जो बड़े बड़े मुल्क अपने आप को ताकतवर मानते हैं, वो भी कोरोना वायरस के इस कहर के सामने बेबस हैं। अमेरिका, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, उसका हाल सबसे बुरा है। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 3.5 लाख हो गई है। 3.5 लाख। 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इंग्लैंड, कोरोना से मरने वालों का नंबर 5,000 को पार कर गया है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हॉस्पिटल में एडमिट है कोरोना से। इंग्लैंड समेत पूरा यूरोप कोरोना की चपेट में है। दुनिया भर में 13 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस हैं। इनमें से 70,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 2.25 लाख लोग रिकवर भी हुए हैं। स्पेन में
1,35,000 से ज्यादा केसेस हैं। यहां 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 500 से ज्यादा मौत रिकॉर्ड हुई। इटली में करीब 16,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जरा सोचिए, दुनिया भर में जो 70,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, उनमें से 50,000 से ज्यादा लोग यूरोप के अलग अलग देशों में मारे गए। वो देश जो टूरिस्ट के सेंटर थे, जहां लोग हनीमून मनाने जाया करते थे। बाकी मुल्कों का हाल, जर्मनी, फ्रांस, जहां हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि फ्रांस में भी चीन से ज्यादा कोरोना के केस डिटेक्ट हो चुके हैं। कहने की तो जरूरत नहीं है, अब कोरोना का खतरा बहुत बड़ा है, भयानक है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुल्क इसके आगे हार मान चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि लोग मुसीबत में फंसे, इन लोगों की मदद के लिए कई संगठन सामने आए हैं। कोई जरूरतमंदों को खाना खिला रहा है। आप जानते हैं ये विश्वास क्यों है कि हम कोरोना के खतरे से लड़ पाएंगे? इतना बड़ा देश है, 135 करोड़ लोग, खतरा बड़ा है, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो इस संकट में, इस मुसीबत में गरीब लोगों की, बेसहारा लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज महावीर जयंती का दिन है। मैं आपको जैन समाज के लोगों के बारे में बताता हूँ वो किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। महावीर जयंती के दिन भी बेंगलुरु में जैन समाज के लोगों ने मंदिर में जाकर पूजा करने के बजाय गरीबों के खाने का इंतजाम किया। ये सच्ची पूजा है। जैन समाज की तरफ से दिहाड़ी मजदूरों और बेसहारा लोगों के लिए 2 वक्त खाने के इंतजाम किए गए और ये संस्था रोज 50,000 लोगों को खाना खिला रही है। इतने सारों के लिए लोगों के लिए खाना बनाने के लिए बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में एक इंतजाम किया गया है। अच्छी बात है कि किचन से लेकर खाने की गाड़ियों में लोड करने तक का काम पूरे हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, साफ सफाई का ध्यान होता है और ट्रांसपोर्ट करने से पहले गाड़ियों को भी पूरी तरह सैनिटाइज किया जाता है। आप भी जितना हो सके मदद करें। प्रधानमंत्री के पीएम केयर फंड में आप पैसा दे सकते हैं, एनजीओज के जरिए लोगों को खाना दे सकते हैं और आज के वक्त में ये गरीब की सेवा आपको बहुत पुण्य देगी। आज की बात में इतना ही मेरे पास में है।